राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोगी की महाराज की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने आधे घंटे से अधिक समय मंदिर परिसर में बिताया और ध्यान भी लगाया। वहीं मंदिर समिति के प्रबंध दीपक साहभव्य ने उन्हें बाबा नीम करोगी महाराज से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति ने बाबा के मुख्य मंदिर के साथ साथ परिसर के अन्य मंदिरों में भी पूजा की। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अगली खबर की रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस समारोह में उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया और उन्हें मेडिकल दिए। इस दौरान अपने भाषण में राष्ट्रपति ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज की भलाई के लिए भी करें। अगली खबर की रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को काशीपुर के एक होटल में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य के सभी नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष, नगर आयुक्त और ईओ शामिल हुए। अगली खबर को रुख करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले हरिद्वार पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक खास अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने हर की पौड़ी और गंगा घाट क्षेत्र में 25 भिखारियों को पकड़ा। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह ने बताया कि भीख मांगते पाए गए इन लोगों पर बेगर एक्ट के तहत चालान किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बता दें, यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनी रहे। आज जो है हर की पौड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज जो है रितेश शाह के द्वारा जो है 25 जो है भिखारियों को पकड़ा गया है, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनको बेगर्स एक्ट में जो है इनका चालान किया गया, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगामी जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उसके मद्देनजर देखते हुए जो ये अवैध रूप से। अगली खबर को रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कुल 60 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें ज्यादातर मामले अतिक्रमण, जल निकासी और खेतों से जुड़ी थी। जिसके बाद डीएम ने अधिकारियों को तुरंत शिकायतों पर कार्रवाई करने और मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायत की समीक्षा भी की और 36 दिन से अधिक पुरानी शिकायतें लंबित पाए जाने पर लापरवाही विभागों को कड़ी चेतावनी दी। प्रत्येक सप्ताह की तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक्रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी। और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है और इसमें कुछ विभाग है जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी। उन विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता। अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इसी को लेकर रामपुर नगर पंचायत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता मिली है। स्थानीय चेयरमैन ने आपदा से प्रभावित हर परिवार को 5-5 हजार रुपए के चेक वितरित किए। बता दें, नगर पंचायत क्षेत्र के सभी प्रभावितों को कुल 10,55,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। एक मुझे रामपुर नगर पंचायत की जनता का इतना मोहब्बत प्यार मिला और उन्होंने कुछ न कुछ विश्वास करके मुझे रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया था। तो मैं भी, मेरी कोशिश ये रहेगी 5 के 5 साल
कि मैं अपनी रामपुर नगर पंचायत की जनता की सेवा करता रहूं, और पहले भी कि जब भी आपदा का सामना करना पड़ा रामपुर नगर पंचायत को, तो हम फील्ड में ही रहे। इससे पहले जब मैं नगर पंचायत चेयरमैन नहीं था, तो जब भी मैंने घर घर जाके फॉर्म इकट्ठे करे थे और उन्हें 2500 रुपये की राशि मिली थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जो ये बाढ़ पीड़िता का सामना करना पड़ा रामपुर नगर पंचायत की जनता को, तो जो हमारे सभासद थे वार्ड नंबर 5 से तनवीर भाई, और वार्ड नंबर 6 से अब्दुल वली भाई, वार्ड नंबर 7 से अक्षय भाई, वार्ड नंबर 9 से नुमान भाई, और वार्ड नंबर 10 से इरशाद भाई, और वार्ड नंबर 11 से जिसान भाई, जब आपदा का सामना करना पड़ रहा था तो हमारे सभासद लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे। जैसे कि टावर पर अभी भी पानी निकाला जा रहा है, काफ़ी समय से वहाँ पानी, जब बरसात आई पानी भरा हुआ था, तो मोटर के माध्यम से वो पानी निकाला जा रहा है। और एक अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने रुड़की में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने घोषणा की कि वे आगामी 6 नवंबर को मुजफ्फरपुर के रामपुर तिराहा शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर राज्य आंदोलन की शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि इस अवसर पर को हुए मुजफ्फर कांड के दोषियों को सजा देने की मांग करेंगे और संकट के समय मदद करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का आभार भी व्यक्त करेंगे। को याद करने का दिन है। 50 से ज़्यादा लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहादतें दी थी, और वहाँ पर हम लोग फिर से संकल्प लेंगे इस राज्य की विभूति के लिए, और इस सरकार को उखाड़ने का भी संकल्प लेंगे जो राज्य आंदोलनकारियों की विरोधी बनी हुई है, उनके सपनों के सवालों पर विफल हुई है, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ विधानसभा का सत्र करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सर्दी लगने लगती है गैरसैंण जाने में, वो हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपये लोकतंत्र सेनानी के रूप में देने को तैयार है। लेकिन उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर खड़े हैं, रजत जयंती हम बना रहे हैं। कांग्रेस जनों की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से जो है 6 तारीख का कार्यक्रम रामपुर तिराहे पे रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और सभी आंदोलनकारियों से हम निवेदन करते हैं, समस्त अपनी रुड़की की सम्मानित जनता से हम अपील करते हैं कि वो 6 तारीख को वहाँ पर जरूर आएँ, और जो हमारे बलिदान जिन लोगों ने दिया इस उत्तराखंड को बनाने के लिए उनको हम यहाँ याद करेंगे, उनके लिए हम जो है वहाँ पे राजगान रखेंगे, तो उसमें जरूर सम्मिलित हों। साथ साथ 9 नवंबर को बिजोली गांव में हमने जो है एक कार्यक्रम और रखा है, जिसमें मेडिकल कैंप और साथ में रक्तदान शिविर रखा है। मेडिकल कैंप में जो है हमारे साथ पूरी की पूरी मेहनत। अगली खबर को रुख करेंगे। टीवी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के माधो सिंह भंडारी के गांव मलेठा में विकास पर्व कार्यक्रम को लेकर राजनीति गर्मा गई। विधायक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रजनी रावत को आमंत्रित न करने से ग्राम प्रधान और ग्रामीण नाराज हो गए, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ गाँव में अलग से इगास पर्व मनाया और माधो सिंह भंडारी की मूर्ति स्थल की साफ सफाई की। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि विधायक ने यह कार्यक्रम राजनीतिक कूट डालने के उद्देश्य से करा था। हम लोगों ने माधो सिंह भंडारी की साफ सफाई करी वहाँ के प्रांगण में, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन भजन और भैलों का प्रोग्राम रखा था। तो मैडम यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं प्रधान हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं इस गांव के मुखिया हूँ, मैं इन पब्लिक की सर्वेंट हूँ। तो जो विधायक जी ने जो करवाया वो बिना मेरी सूचना के करवाया गया था, और उन्होंने उस पर करवाया कि प्रधान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस चीज़ में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जिसको हमारे साथ रहना तो वो हमारे साथ है, जिसको विधायक जी के मैं सत्येंद्र भट्ट, मैं पहले प्रधान रहा, फिर जिला पंचायत रहा, फिर क्षेत्र पंचायत रहा, और इस क्षेत्र में हमने लगातार 3 बार मैंने जो है जनता के आशीर्वाद से जो है ये जीत हासिल। यहाँ पर 2 गुट प्रधान जी के साथ जो हैं वो हैं, उसमें कोई दोरा नहीं है। यहाँ पर विधायक तो मैं इगास की हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके बाद जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बहुत निंदनीय विषय है
कि इस गांव में 2 ग्रुपों में ये जो कार्य अभी यहाँ पे निभाया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। ये होना नहीं चाहिए था। हम भी चाहते थे अगर एकजुट होकर सब इसको मनाते तो ये एक भव्य रूप लेता और इसमें पूरे गांव का नाम आता और हम यही चाहते थे। और आगे तो अब जो चल रही है, वैसे इस गांव में जो राजनीति चल रही है बहुत गलत चल रही है और ये राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये पूरे। अगली खबर को रुख करेंगे। उत्तराखंड में राजकीय फार्मेसी अधिकारी संघ के चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। बता दें 16 नवंबर को होने वाले इन चुनावों को लेकर मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी फार्मिस्टों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण पांडे के नाम पर सहमति बनी और सभी ने उन्हें भारी मतों से जीतने का वादा किया। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि चुने जाने पर वे सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो किस तरह से आप लोगों से अपील करते हैं और क्या लोगों के लिए कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं अपनी हरिद्वार की कार्यकारिणी जो जिस जनपद का मैं सदस्य हूं उनका आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और हमारे प्रांतीय जो इलेक्शन है उसमें मुझे भागीदारी करने के लिए उन्होंने उम्मीदवारी सौंपी है। और मैं ये चाह रहा हूँ जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कुछ हमारे ECP हो गई, कुछ और हमारी मांगे हैं, जो हमारी विभागीय मांगे हैं, जो हमारे संवर्ग की मांगे हैं, उनके प्रति हम लोग आपके जो संपर्क होने वाले हैं जी, इसको लेकर आज मीटिंग की गई, क्या इसमें जो है डिसीजन किया गया? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आज इस बैठक में नंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ अपने सभी मीडिया बंधुओं का। और आज मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ नारसन ब्लॉक के सभी चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट, मुख्य फार्मेसी अधिकारियों का और विशेषकर से अपने कोषाध्यक्ष विपिन बर्मन साहब का, जिन्होंने ये आज यहाँ एक सम्मान समारोह भी रखा और नामांकन प्रक्रिया जो पूर्ण हुई है हमारी। हम अपनी तरफ से हमारे पांडे जी हैं उनको प्रांतीय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे हैं, दल बल के साथ लड़ा रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हमें पूर्ण समर्थन पूरे प्रदेश से मिलने जा रहा है और हम भारी मतों से। अगली खबर को रुख करेंगे। हरिद्वार के उप जिला महिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर राजेश गुप्ता को धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया है। CMS के अनुसार उन्हें मोबाइल पर एक व्यक्ति ने होम मिनिस्ट्री दिल्ली के नाम से कॉल करके जेल भेजने की धमकी दी। इस दौरान धमकी देने वाले ने कहा कि उनकी इंक्वायरी चल रही है और उन्हें आकर मिलना चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और DM, SSP और CMO को भी इस बारे में जानकारी दी। नहीं, ये करीबन 1-1.5 महीने से चल रहा था। इससे पूर्व जो कल फोन आया है परसों, उससे पूर्व 2 कॉल आ चुकी थी। ये व्यक्ति अपने आप को होम मिनिस्ट्री का बताता है, दिल्ली का, और कहता है कि कोई इंक्वायरी चल रही है, आपकी फाइल है, या तो दिल्ली आके मिलो या कहीं आके मिलो। तो मैंने दोनों बार फोन ऐसे ही नादानी समझ के कॉल ब्लॉक कर दिए थे इसके। कल जब फिर उसका फोन आया तो मैंने कहा कि अब मैं CMS मिला नहीं हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसके द्वारा क्या गया, आप झूठ बोल रहे हो, आपको जेल जाना है क्या? फिर मैंने फ़ोन काट दिया और इसके थाने में तहरीर दे दी। तो सर कोई डिमांड किसी तरह की? नहीं, वो आके मिलने ही कह रहा था, हो सकता है उसके पीछे कारण यही हो। जैसे कोई आदमी की इंक्वायरी चल रही है, उसके लिए कुछ जो फ़ोन किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही रहती है कि पैसे या कोई और किसी तरह का साइबर क्राइम या कुछ करने का हो। तो सर अभी तक क्या इस पे कार्रवाई हुई कुछ? नहीं, मैंने तारे में तहरीर दे दी है, थाने वाले अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे, तो यही है। सर इसके अलावा भी कोई और भी आपको पत्र या कोई नहीं, पत्र वगैरह तो मुझे कोई नहीं मिला। मेरे संज्ञान में आज आया है कि इसी तरह का फोन डॉक्टर कंसल को। अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में अब्दुल कलाम चौक के पास अवैध खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक खनन माफिया रात को अंधेरे का फायदा उठाकर मिट्टी निकाल रहे हैं और बड़ी संख्या में डंपरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस रैकेट को प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है, जिससे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
अगली खबर के रुख करेंगे। पौड़ी जिले में युवा कल्याण विभाग द्वारा संस्कृति विभाग के पेशागृह में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान चित्रकला, कहानी लेखन और कविता लेखन में विजेता प्रतिभागियों का मुख्य विकास अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। वहीं इन प्रतियोगिताओं में पहला स्थान पाने वाले प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। निबंध लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता, कविता लेखन, इसमें यहाँ पे प्रतियोगिताएं हुई और जो हमारे प्रतिभागी बच्चे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें अपना जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन किया है। और इसमें निबंध लेखन, कविता और चित्रकला में जो भी प्रतिभागी जिन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया है। और साथ में जिन प्रतिभागियों ने भी इसमें प्रतिभाग किया उनको भी हमने उनकी हौसला अफजाई की और उनसे भी आह्वान किया है कि वो और भी इसमें लगातार इसमें अपना प्रयास करते रहें। और अब जो हमारे जो ये बच्चे, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और जिस तरह से ये युवा महोत्सव जो कार्यक्रम है ये जिला स्तर पर है, हमने पहले अपने ब्लॉक में प्रतिभाग किया, वहाँ कविता लेखन में फर्स्ट आए और फिर हम जिला स्तर पर हमने प्रतिभाग किया। तो हम कविता के माध्यम से जो हमारी जितनी भी कमियां होती हैं, जो भी अच्छाई होती हैं, उन्हें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। साहित्य मेरा नाम सिमरन रावत है और मैं पीएमसी GGIC पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और यहाँ पे आज युवा महोत्सव 2025 के द्वारा साइंस मेला आयोजित किया गया था, जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ और आगे हमें देहरादून जाना है, आगे स्टेट के उसमें, तो मैं अपना बहुत अच्छा वो दूँगी आगे। और कार्य करने के पूरा मतलब सचिन और यम के सर ब्लॉक से सर, जैसे मैं अपने ब्लॉग के लिए मैंने पहले पेंटिंग करी, उसमें मैं फर्स्ट आया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं पौड़ी का नाम मतलब आके जो पौड़ी के नाम से जीतना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इतने मॉडल्स हैं ये हमारे साथ के बच्चों ने बनाए थे, तो ये अलग अलग उस पर है, मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो कि अब आगे हमारे डेवलप इंडिया में काम आएंगे। तो ये एक था जल संरक्षण पे कि हम अपने जल को कैसे संरक्षण करेंगे और कैसे हम जो हम वाटर हार्वेस्ट। अगली खबर पौड़ी से है, जहां सांसद निधि योजना के तहत 50 राज्य के इंटर कॉलेजों की लाइब्रेरी के लिए हिंदी साहित्य की पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी मुख्य अतिथि रही। डीएम ने सभी शिक्षा अधिकारियों से बच्चों को रोजाना 20 मिनट पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया, जिससे उनकी डिजिटल माध्यम पर निर्भरता कम हो और बौद्धिक विकास हो। ये पुस्तक वितरण जो समारोह है, ये हमारे जो भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सकें। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो हैं किताबों से दूर होते हैं। जो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी। तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे PD DRDA इनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया। और इसका पर्पज़ यही था कि बच्चे अपनी जो ये हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की एक वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरित की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से हमारे ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि अगली खबर लक्सर से है, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में CDO ललित नारायण मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान कुल
70 शिकायतें दर्ज हुई गई, जिनमें से 41 शिकायतों का निवारण मौके पर ही हो गया। सीडीओ ने बताया कि ज्यादातर मामले जमीन की नाप और चकबंदी विभाग से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने बचे हुए शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंप दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जांच पूरी करके उनका समय पर निस्तारण करें। देखिए, आज तहसील दिवस में 78 मामले पंजीकृत हुए थे, जिसमें 41 का निस्तारण मौके पे ही किया गया है। बाकी के लिए कुछ जहाँ पे जांच की आवश्यकता है या पैमाइश की आवश्यकता है तो उसको मार्क किया गया है। और शिकायतों के संदर्भ में जो ज़्यादातर शिकायतें आई हैं वो अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आई हुई हैं, पैमाइश के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ चकबंदी को लेकर के है। इसके अलावा कुछ मनरेगा और ब्लॉक संबंधी निर्माण को लेकर के है। कुछ शिकायतें हाईटेंशन से संबंधित है, जिसमें हाई टेंशन लाइन की दिक्कतें हैं। इसके अलावा झोला छाप डॉक्टरों की भी शिकायतें आई हुई हैं। तो इस तरह से मुख्य शिकायतें ये रही हैं। देखिए, कुछ अधिकारियों की ड्यूटी कल स्नान की वजह से लगी हुई है, तो इस पे हम एक बार प्रशासन ने पैमाश कर दी थी, लेकिन जो भूमि है वो 4.5 बीघे है। वहाँ जो नोटिस दिए गए, ये नोटिस है ना 1.5 बीघे नोटिस दिए गए, लेकिन ये सरकारी भूमि है, मेरे घर की भूमि तो है नहीं। प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है। तो आज मैं तहसील दिवस था, डीएम साहब एडीएम साहब आए, मैंने उन्हें आज इसमें प्रार्थना पत्र दिया तथ्यों के साथ। हाई कोर्ट के आदेश की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ कोई उससे बड़ा न्यायालय है नहीं, लेकिन ये प्रशासन नहीं मानने को तैयार है। अक्सर एडीएम साहब ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसका निस्तारण करेंगे। हाई कोर्ट का लास्ट डेट का था जिसमें यह था 20 तारीख तक, 20/9 तक, और नोटिस थे 15 दिन के, लेकिन आज 4/11। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई एक दरगाह पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, ये दरगाह पतरी रो पुल के पास करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करने से पहले दरगाह के जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। साथ ही ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए चलाया जाएगा। हमारी दोनों नहरों के बीच में जो कॉमन बैंक की भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। इस पर एक मजार बनी हुई थी। हमारे कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलिंग के समय इन लोगों को बताया भी गया कई बार, परंतु इनके द्वारा मजार शिफ्ट नहीं की गई। 16 अक्टूबर को हमारी टीम द्वारा इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा न कोई जवाब दिया गया, न नोटिस पर कोई आपत्ति की गई और मजार को भी शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो मिनिमम अवधि होती है, उसके उपरांत भी 4-5 दिन का वेट करने के उपरांत आज ये अतिक्रमण को हटाया गया। हमें कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए गए, न मौखिक रूप से अवगत कराया गया, न कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से एक धार्मिक संरचना का निर्माण किया गया था। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा इनको नोटिस जारी किए गए। ये 15 दिन का नोटिस था, जिसमें उनको ये बताना था कि ये किस तरह से क्यों निर्माण किया गया है, उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाने के लिए इनको कहा गया था। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये हमें लिखित रूप में बताया गया कि कोई भी पक्ष किसी के द्वारा नहीं रखा गया और नोटिस पूर्ण का जो टाइम था वो पूरा हो गया था। इसके पश्चात ये कार्रवाई की गई। देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है कि कब से कभी यहाँ पे थे, लेकिन ये क्लियर है कि ये सिंचाई। अगली खबर को रुख करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत 4 और 5 नवंबर की रात दिल्ली से हरिद्वार के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जो रात 9:30 पे दिल्ली से चलकर अगले दिन दोपहर 2 बजे हरिद्वार पहुंचेगी और दोपहर 3:30 बजे हरिद्वार से वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। मुरादाबाद मंडल की सीनियर डीसीएम ने बताया कि इसके अलावा 4 और 5 नवंबर को बालावाली रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का समय 2-2 मिनट तक बढ़ाया गया है। साथ ही सितंबर में आई बाढ़ के कारण प्रभावित कई वैष्णो देवी कटरा जाने वाली ट्रेनों को संचालन भी सामान्य कर दिया जाएगा।